बीजेटी कॉमन बेस इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। तो बीजेटी का जब कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस में होता है तो उस केस में उसका इनपुट सर्किट में क्या बिहेवियर होता है बिटवीन इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स में उसका बिहेवियर आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में किस तरह का रहता है। तो यही हमारा इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक है। कॉमन इमीटर का जो है इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है पहले ही, उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें कॉमन बेस का डिस्कशन कराया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पर हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि तो एक ट्रांजिस्टर को 3 तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पहला है कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर बस शार्ट में बता दे रहे हैं। कॉमन इमीटर में इमीटर टर्मिनल कॉमन रहेगा, कॉमन बेस में बेस टर्मिनल कॉमन रहेगा, और कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर टर्मिनल कॉमन रहेगा। जो टर्मिनल कॉमन रहेगा उसको हम नीचे की तरफ बनाते हैं और इनपुट साइड को लेफ्ट साइड में और आउटपुट को इनपुट टर्मिनल को लेफ्ट साइड में और आउटपुट टर्मिनल को राइट साइड में बनाते हैं। अब यहाँ पर डिसाइड कैसे करेंगे कि किस टर्मिनल में हमको इनपुट देना है और किस टर्मिनल में आउटपुट देना है। तो उसका जो एक ट्रिक है बता दे रहे हैं कि जैसे कॉमन बेस की बात करें तो कॉमन बेस में बेस टर्मिनल तो कॉमन रहेगा क्योंकि इसकी हेडिंग ही है कॉमन बेस। तो बेस टर्मिनल कॉमन हो गया, तो जो रिमेनिंग टर्मिनल बचे हैं वो हो गए हमारे कलेक्टर और इमीटर। तो जो रिमेनिंग टर्मिनल में अगर कलेक्टर अवेलेबल है, अगर रिमेनिंग टर्मिनल में जो 2 टर्मिनल बचेंगे उसमें से अगर कलेक्टर का नाम आ रहा है तो कलेक्टर में आउटपुट ही लगेगा हमेशा। ठीक है, कॉमन इमीटर की बात करें तो बेस और इमीटर, क्योंकि इमीटर हमारा कॉमन रहेगा और कलेक्टर अवेलेबल है तो कलेक्टर में हो जाएगा आउटपुट, और दूसरा है बेस, तो बेस और इमीटर के बीच में हो जाएगा इनपुट और कलेक्टर और इमीटर के बीच में हो जाएगा आउटपुट हमारा। अब कॉमन बेस की बात करें तो बेस टर्मिनल कॉमन हो गया, तो जो रिमेनिंग टर्मिनल है वो हो जाएगा हमारा इमीटर और कलेक्टर। तो यहाँ भी कलेक्टर अवेलेबल है तो कलेक्टर में रहेगा आउटपुट और इमीटर में हो जाएगा इनपुट। तो इमीटर एंड बेस के बीच में रहेगा इनपुट और कलेक्टर एंड बेस के बीच में हो जाएगा आउटपुट। कॉमन कलेक्टर की बात करें तो यहाँ पर कलेक्टर टर्मिनल कॉमन है तो रिमेनिंग जो टर्मिनल बचे वो बेस और इमीटर हो गया। अब यहाँ पर कलेक्टर अवेलेबल नहीं है, जो रिमेनिंग टर्मिनल है उसमें कलेक्टर अवेलेबल नहीं है, उस केस में हम यहाँ पर बेस पे ध्यान देंगे। अगर बेस है, बेस तो रहेगा ही, तो बेस में इनपुट हो जाएगा और इमीटर में हो जाएगा आउटपुट। तो ये ध्यान देना यहाँ पर। तो बेस एंड कलेक्टर के बीच में हो जाएगा इनपुट कॉमन कलेक्टर के केस में, और इमीटर एंड कलेक्टर के बीच में मिल जाएगा हमको आउटपुट हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसमें इनपुट ये तो क्लियर हो चुका है क्योंकि कॉमन बेस में इनपुट रहेगा इमीटर और बेस के बीच में, तो इनपुट इज़ फेड बिटवीन इमीटर एंड बेस हो जाएगा, और आउटपुट इज़ ऑब्टेन्ड, आउटपुट ऑब्टेन किया जाता है इसलिए ऑब्टेन लिखा है, और इनपुट फेड किया जाता है मतलब फीड किया जाता है, इनपुट गिवन करा जाता है, और आउटपुट इज़ ऑब्टेन्ड बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। कलेक्टर और बेस पे आउटपुट हो जाएगा, ये पहले ही क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर सर्किट बनाएंगे, ये है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एरो होता है, इमीटर साइड में एरो तो होता ही, चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी, लेकिन एनपीएन में एरो बाहर की तरफ होता है। तो ये बाहर की तरफ एरो बना दिया गया इमीटर में, और बेस की जो लाइन होती है ट्रांजिस्टर में वो बेस के टर्मिनल होता है, ये कलेक्टर हो गया। तो इनपुट हमारा लेफ्ट साइड होना चाहिए तो इमीटर को हमने इधर बनाया है, आउटपुट राइट साइड होने थे तो कलेक्टर को हमने राइट साइड बनाया, और जो कॉमन होता है उसको डाउनवर्ड बना दिया। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे इनपुट सर्किट के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमको बैटरीज कनेक्ट करना पड़ेगा इनपुट वोल्टेज के लिए और उससे करंट आएगी। तो ये हमारा अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर करंट मेज़र करने के लिए एमीटर्स को सीरीज में लगाते हैं और वोल्टेज मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाते हैं बिटवीन जो टर्मिनल हमारा इमीटर और बेस के बीच में हमने ये वोल्ट मीटर लगा दिया है। अब यहाँ पर जो ये एरो बना हुआ है ये एक्चुअली जब ग्राफ प्लाट करना हमको तो VBE को वेरी करना होगा, तो वेरी करने के लिए रेजिस्टेंस को वेरी करते जाएंगे, तो जिससे क्या होगा कि बेस और इमीटर के बीच में जो वोल्टेज है वो वेरी करेगा। तो यहाँ पर ये इस तरह का अरेंजमेंट करा गया है। तो ये RE VE और ये इमीटर करंट IE हो जाएगा और बेस और इमीटर के बीच में वोल्टेज VBE हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से आउटपुट सर्किट की बात करें तो आउटपुट में करंट आउटपुट करंट IC मेजर करने के लिए एमीटर लगाया हुआ है,
और VCB को वेरी करने के लिए यहाँ पर ये अरेंजमेंट किया गया है, जो कि ये RC है और यहाँ पर VCC हो जाएगा। और वोल्टेज को मेजर करने के लिए कलेक्टर और बेस के बीच में ये वोल्ट मीटर लगाया हुआ है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर करंट की बात करें कि करंट इस तरह से जो डायरेक्शन दी हुई है कहाँ से आई, किस तरह से लेते हैं, तो एरो पे जो इमीटर टर्मिनल में जो एरो बना है सिंबल में, उस पर ध्यान देना है। तो NPN ट्रांजिस्टर में एरो बाहर की तरफ रहेगा, है ना, बाहर की तरफ है, तो करंट भी ये एरो इसीलिए होता ही है, यही शो करता है कि करंट जो ये इमीटर में होगी वो इस एरो के एलांग होगी, एरो की डायरेक्शन में होगी, यानी IE जो करंट होगी आउटवर्ड होगी, और बाकी जो दोनों करंट होगी वो इनवर्ट हो जाएगी, क्योंकि KCL को अप्लाई करना है। तो एक आउटवर्ड होगी और बाकी रिमेनिंग इनवर्ट हो जाएगी यहाँ पर। इसी तरह से अगर ये PNP होता तो एरो इधर अंदर की तरफ लगता, तो उस केस में IE इनवर्ट हो जाती और बाकी दोनों आउटवर्ड हो जाती। ठीक है, क्योंकि IE = IC + IB हमको करना है, तो एक करंट डिसाइड होगा, बाकी दोनों करंट उससे डिसाइड हो जाती हैं। तो ये ध्यान देने की बात है। तो एरो इमीटर टर्मिनल की करंट पहले बनाएंगे हम, और IE = IC + IB को फॉलो करते हुए दोनों रिमेनिंग करंट बनाई जाती हैं। तो ये आउटवर्ड रहेगा, दोनों इनवर्ड हो गए। देखिए ये IE करंट बाहर की तरफ हो गई और IC और IB दोनों ट्रांजिस्टर की तरफ फ्लो कर रही है। क्यों? क्योंकि IE = IC + IB होता है KCL को फॉलो कराने के लिए। ओके, अब आगे जाते हैं इसमें। अब हम करते हैं इनपुट करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। इनपुट करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि ग्राफ बिटवीन इनपुट करंट IE एंड इनपुट वोल्टेज VBE, है ना, VBE और IE के बीच में ग्राफ प्लाट करना है। लेकिन यहाँ पर आउटपुट सर्किट भी है, तो ये भी इसमें अगर चेंजेस आते हैं आउटपुट में तो इसका जो इफ़ेक्ट है इनपुट में पड़ेगा। तो जिससे ग्राफ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कि ये ग्राफ हमको बनाना है इनपुट का, तो आउटपुट का इफेक्ट ना पड़े, इसलिए एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज VCB, यानी VCB को क्या करेंगे, कांस्टेंट बनाए रखेंगे, तो जिससे कि इसका इफेक्ट इधर न आए और एक पर्टिकुलर VCB के लिए एक ग्राफ प्लाट होगा। VCB को हम चेंज कर देंगे तो दूसरा प्लाट हो जाएगा, लेकिन एक ही ग्राफ में करना है हमको। इसी तरह से हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज ग्राफ प्लाट होगा एट डिफरेंट इनपुट करंट। वही सेम रीज़न है कि इनपुट का इफेक्ट आउटपुट में ना आए, इसके लिए हम इनपुट करंट को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो अ ग्राफ बिटवीन आउटपुट करंट IC एंड आउटपुट वोल्टेज VCB एट कांस्टेंट इनपुट करंट IE, ये हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद हम ग्राफ प्लाट करते हैं तो वही है, IE और IB के बीच में इनपुट करेक्टरिस्टिक होगा एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखते हुए करना है। जब हम ग्राफ प्लाट करेंगे तो हमेशा X एक्सिस में वोल्टेज रहता है और Y एक्सिस में करंट रहती है। तो इनपुट वोल्टेज VB, इनपुट करंट IE Y एक्सिस कर दिया यहाँ पर। अब जब प्लाट करेंगे कि NPN ट्रांजिस्टर है तो बेस हो जाएगा हमारा P और ये हो जाएगा N है। ठीक है, तो ये PN डायोड बना। अगर इसको हम कांस्टेंट रखते हैं तो ये PN डायोड है, तो इसका जो ग्राफ होगा सेम डायोड की तरह ही प्लाट होगा। इनपुट करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसलिए ये पहला जो ग्राफ बनेगा एट VCB1, ये सेम फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह है। नी वोल्टेज के बाद करंट स्टार्ट करती है और उसके बाद एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। ये VCB1 हो गया। ठीक है, सेम डायोड की तरह ये इसका बिहेवियर है। अगर हम VCB को इंक्रीज कर दें, VCB2 ले जाएं, VCB1 से VCB2 ग्रेटर है, उस केस में जो नी वोल्टेज वो बढ़ गया और ग्राफ हमारा इस तरह से प्लाट हो जाएगा। इस सिमिलर वे में VCB3 जो कि इससे भी इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। और तीनों में रिलेशन VCB1 से ज़्यादा है VCB2 और VCB3 हाईएस्ट है। इस तरह का जो प्लाट हो गया ये हमारा हुआ इनपुट करेक्टरिस्टिक हो गया। इस तरह के जो प्लाट हुआ ये हमारा होगा इनपुट करेक्टरिस्टिक हो गया। अब आते हैं आउटपुट करेक्टरिस्टिक बात करें हम। आउटपुट करेक्टरिस्टिक में वही ग्राफ बनेगा, आउटपुट करंट जो कि IC हो गया कॉमन बेस के लिए, और आउटपुट वोल्टेज होगा VCB कॉमन बेस के लिए ही बात हो रही है। और एट कांस्टेंट इनपुट करंट IE, यहाँ पर इनपुट करंट IE को कांस्टेंट रखा जाएगा। ठीक है, X एक्सिस में हो जाएगा हमारा वोल्टेज जो कि है आउटपुट वोल्टेज VCB, बेस है इसलिए VCB बेस कॉमन है इसलिए, और आउटपुट करंट हो जाएगा IC।
अब यहाँ पर हम IE की वैल्यू लेंगे, हम IE1 मतलब लोवेस्ट वैल्यू IE1 रखेंगे, फिर हाईएस्ट बढ़ाते जाएंगे उसमें। जब लोवेस्ट वैल्यू IE1 रखे तो उस केस में ये हमारा ग्राफ बन के आ गया फॉर वैल्यू ऑफ IE1, इनपुट करंट IE1 जब किया तब। अब IE2 को हमने बढ़ा दिया, इनपुट करंट बढ़ाया, IE2 कर दिया, तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से बन गया। ठीक है, इस तरह से इनपुट करंट को बढ़ाते जाएंगे, ग्राफ हमारा इस तरह से बनता चला जाएगा IE5 IE6। अब यहाँ पर कॉमन इमीटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है आउटपुट, उसको ध्यान देंगे तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन इमीटर में फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, यहाँ से इससे अगर ध्यान देंगे उसको एक बार देख लीजिए, तो ये दोनों में जो डिफरेंस है उसको ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, अब ये रीजन, क्योंकि ट्रांजिस्टर 3 रीजन वर्क करता है, एक कट ऑफ, एक्टिव और सैचुरेशन रीजन। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एक्टिव रीजन कब वर्क करता है, सैचुरेशन में कब वर्क करता है और कट ऑफ में कब वर्क करता है। तो ये हमने पहले ही बता चुके हैं कि कट ऑफ में दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में रहेंगे, दोनों जंक्शन मतलब कलेक्टर बेस जंक्शन और इमीटर बेस जंक्शन, और सैचुरेशन में दोनों जंक्शन फॉरवर्ड में रहेंगे। जबकि एक्टिव में इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड में होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स में होता है। अब यहाँ पर हम अगर बात करें सैचुरेशन रीजन की बात करें, पहले सैचुरेशन रीजन में दोनों फॉरवर्ड में होना चाहिए। ये है NPN ट्रांजिस्टर, तो कलेक्टर साइड जो है वो N हो गया और बेस साइड हो गया हमारा P हो गया, ये N है और P है। तो ये जंक्शन फॉरवर्ड में यानी कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड में तब होगा जब N जो टर्मिनल है वो निगेटिव हो जाए और बेस टर्मिनल जो कि P है वो पॉजिटिव है, तभी तो फॉरवर्ड होगा। उस केस में अगर C टर्मिनल निगेटिव है तो जो VCB हो जाएगा वो निगेटिव होगा, VCB निगेटिव होगा। तो अब अगर इधर इमीटर बेस से फॉरवर्ड करना है, क्योंकि NPN है तो इमीटर टर्मिनल शुड भी निगेटिव, जो कि है निगेटिव, और बेस पॉजिटिव है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि VBE जो होगा इधर ये पॉजिटिव वैल्यू ले जाएगी और ये VCB निगेटिव हो जाएगा। यानी VCB जब निगेटिव रहेगा तब सैचुरेशन में हो जाएगा, और जो VCB जब पॉजिटिव रह जाएगा तब वो, क्योंकि VCB जैसे ही पॉजिटिव हुआ तो ये कलेक्टर बेस जंक्शन हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस में। तो इस केस में अगर VCB पॉजिटिव हुआ तो उस केस में या तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ में आएगा या तो एक्टिव में आएगा। तो इस केस में जब VCB निगेटिव रहेगा तो VCB जंक्शन फॉरवर्ड में हो जाएगा और इमीटर बेस जंक्शन पहले से फॉरवर्ड बायस में है, तो इसीलिए जो निगेटिव साइड है VCB का वो साइड सैचुरेशन रीजन का हो जाता है। जब IE की वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उस केस में ये कट ऑफ रीजन हो जाएगा और बीच का जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमारा एक्टिव रीजन हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव रीजन में इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में रहता है। ठीक है, इसलिए VCB यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हमारा JFET का है, N चैनल JFET का अपलोड करेंगे। तो ओके, थैंक यू।